नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट में हिंदी पर। हमारे साथ मुंबई से हमारी खास मेहमान है हसीन मस्तान मिर्जा। अगर इनको नहीं जानते हैं तो इनके अब्बू को जान लीजिएगा। और इनके अब्बू के बारे में सिर्फ मस्तान मिर्जा डालो तो दुनिया जहान में आज भी जिंदा है। जब गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, वो शख्स उससे पहले के थे। और सन 92 में करीब हसीन मस्तान मिर्जा, आप बहुत छोटी रही होंगी, अब मतलब इतनी तो नहीं होंगी, मेरे से तो खैर छोटी रही हैं आप। आपके अब्बू से वो मुलाकात आपकी बातचीत में झलकती है। आपके अब्बू मस्तान मिर्जा साहब जो हैं, हाजी साहब, वो भी कुछ शब्द अपने बात करते फिर दबा जाते थे। उनको एहसास नहीं होता था कि क्या किया है। और अब 92-93 के बाद किसी को देख रहा हूं उस तरीके से बात करते, बीच बीच में शब्दों को दबा जाते, तो वो हसीन मस्तान मिर्जा है। मतलब मैं शक नहीं करूंगा कि आप मिर्जा साहब की बेटी नहीं होंगी। कानूनी लड़ाइयां आपकी क्या कर चल रही हैं, ये आपका निजी मसला है, आपका आपकी समस्या है निजी। अल्लाह ताला उसको सुलझाए। लेकिन आमीन। स्टेट मिरर पे आने के लिए और उस शख्स के साथ जो सन 92-93 में आपके अब्बू के साथ कभी हल्का सा 2-3 घंटे गुजारे हों, और आज मैंने बताया, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। बस ये बता सकता हूं इस वक्त जो दर्शक जुड़े हैं, हसीन मस्तान मिर्जा को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इनके अब्बू बहुत भारी थे जमाने पे। आपके अब्बू को जिसने जैसे चाहा अपने हिसाब से पहले दुआ और उसके बाद उनको हटाते गए। लेकिन आपके अब्बू की जो एक खास बात थी, वो तब भी और अब भी दुनिया कहती है कि वो आदमी डॉन था, जिसने हाँ दाऊद हाँ। इब्राहिम जिसने दाऊद इब्राहिम को चलना सिखाया। दाऊद इब्राहिम दिन में अगर 100 बार भी सलाम करते थे तो वो कम था। दुनिया जानती है दाऊद इब्राहिम को, लेकिन आदि मस्तान मिर्जा को भी जानना बहुत जरूरी है आज की जनरेशन के लिए, जिसने सिर्फ कागजों में पढ़ा है। जानते नहीं थे कि 1970, बल्कि 60 कहिए, 1960, 1970, 1980, ये वो दशक था जब हाजी मस्तान मिर्जा की गुलामी करने के लिए हसीन मस्तान मिर्जा लोग नाक रगड़ के सलाम करने देहरी पे जाया करते थे। और जो बॉलीवुड आज का देख रहे हैं, ये आपके अब्बा के सामने खड़ा नहीं होता था। नाचते भी थे तो पीठ घुमा के नाचते थे कि कहीं नजर ना मिल जाए और उस गर्म नजर से हम जल ना जाएं। ठीक। अब हसीन मस्तान मिर्जा, ऐसे बाप की बेटी, आज मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री हिंदुस्तानी हुकूमत के अमित शाह, उनसे गुजारिश कर रही है कि कोई ऐसा कानून बना दीजिए ताकि हाजी मस्तान मिर्जा जैसा चाहे डॉन हो और चाहे किसी मंदिर का पुजारी हो या किसी दरगाह का बुजुर्ग हो, किसी की औलाद और खास तौर से लड़की, कम से कम कमजोर कानून, कमजोर पुलिस, नजरअंदाजी नजर वाली पुलिस एजेंसियां, जांच एजेंसियां, इनके आगे गिड़गिड़ाए तो ना, कम से कम न्याय पाने के लिए जैसे आज 1970 के दशक के डॉन, जिनके आगे दाऊद भी जाने से कतराते थे लेकिन गए और उन्होंने उसको प्यार दिया। हाजी मस्तान मिर्जा और उनकी औलाद, उसके बाद हसीन मस्तान मिर्जा, आज बहुत साल का फर्क हो सकता है, लेकिन खून तो कहीं ना कहीं चल रहा है। और तुम्हारी जो बोलने की तरीका है, फिर मैं दोहराना चाहूंगा, जो दर्शक सिर्फ एक खूबसूरत लड़की को देख रहे हैं, खूबसूरत माँ को देख रहे हैं, खूबसूरत किसी की बेगम को देख रहे हैं, खूबसूरत किसी की बेटी को देख रहे हैं, वो समझ ले कि हसीन मस्तान मिर्जा कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आप अपने मन की बात करें कि आखिर जिसने इमरजेंसी में जेल काटी हो आपातकालीन में सन 1975 में, जिसने राजनीतिक पार्टी बनाई हो, जो
स्मगलिंग का डॉन, अंडरवर्ल्ड डॉन की दुनिया का, मतलब अंडरवर्ल्ड दुनिया का डॉन ही नहीं, वो मालिक था। डॉन कहिए तो एक थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है, वो मालिक था, उसने राज किया था। वो पलक झपकाते थे तो उनके पलक भी अलग अलग झपका करते थे, और लोग हर पलक पे उसी इशारे से नाचा करते थे। आज हसीन मस्तान मिर्जा इस हाल में आ गई हो। बोलो मन की बात, जो कहनी है ईमानदारी से बोलना, सच बोलना, क्योंकि आपके सामने संजीव चौहान स्टेट पर हिंदी के लिए वो शख्स बैठा है जो 92 93 में आपके अब्बू जो अब पर्दा कर चुके हैं उनसे मिल चुका है, और ऐसे पत्रकार कम मिले होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। वालेकुम जय अस्सलाम, हिंद। वालेकुम सलाम, जय मुझे हिंद। जी, मैं बहुत ही मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप उनसे मुलाकात हुई है, आप मिल चुके हैं। और जैसे आपने मुझे पकड़ा कि मैं बात वर्ड्स खा जाती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो बहुत साल बाद ऐसे पत्रकार से मुलाकात हुई जो मेरे अब्बा को इंटरव्यू कर चुके हैं, और इस चीज की मुझे बहुत खुशी है। और जैसे आपने कहा कि उन्होंने दलितों के लिए एक पार्टी बनाई थी, तो आप सोच सकते हैं कि उनके मन में किसी के लिए भी भेदभाव या कुछ भी नहीं था। उनका ये था कि दलित हैं तो क्या वो इंसान है ना। क्योंकि यस। एक्चुअली दलित हम सब इंसान हैं। दलित ये सब वर्ड ये क्यों लोग लेते हैं। तो उन्होंने ये लोगों को बताया कि इंसानियत पहले आती है, बाद में हर चीज आता है। चाहे वो धर्म हो या इंसान की कोई भी हर चीजें हो, पहले इस हमारी जो एक ह्यूमन है, फर्स्ट इट इट कम्स फर्स्ट बिफोर एनीथिंग। तो ये चीज मेरे अब्बा की बहुत खूबसूरत चीजें हैं। और जी हाँ, इसी वजह से आज आप मुझे इतने हिफाजत से यहाँ बैठा हुआ देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ जो उन्होंने दुआएं कमाई हैं। लोग पैसे कमाते हैं, उन्होंने दुआएं कमाई हैं। और वो दुआओं की वजह से आज हम यहाँ पे सेफ बैठे हैं, क्योंकि उनकी दुआएं आज हमें एज अ शील्ड प्रोटेक्ट कर रही हैं। हसीन, मैं रोकना चाहूंगा बीच में, गुस्ताखी माफ हो। आपने अपने अब्बा की पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं बताया, जो उन्होंने 1980 के दशक के शुरुआत में बनाई थी। भारतीय दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ था उसका नाम। जी जी कंटिन्यू रखें। जी जी, थैंक यू सो मच। और जी हाँ, तो मेरे अब्बा के इंतकाल के बाद अब हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए हीरो होते हैं। हर बाप तो अपने बच्चों के लिए हीरो होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो गलत हो जाते हैं। तो मेरे लिए मेरे पापा तो एक्चुअली हीरो ही थे। मुझे लगा भी था वो रियल में हीरो हैं, क्योंकि मम्मा हीरोइन थी तो मुझे लगता था वो भी साउथ इंडियन एक्टर है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला जब हम बाहर आए, और मम्मी ने भी जब बताया कि वो क्या थे, हम फोटोज देखते थे एक्टरों के साथ कि मम्मा क्या थे। बट द थिंग इज कि जब उनका इंतकाल हो गया, जब मैं 10 साल की थी 94 में, और जब मेरे उसके 2 साल बाद मुझे मेरे मामा के जो बेटे हैं, जब मेरा व्हील बनाया गया, व्हील के हिसाब से मुझे लंदन पढ़ाई करने के लिए भेजा जा रहा था। तो उसने अपना दिमाग लगाया, और मेरी आंटी ने, कि भाई ये चले जाएंगे तो सारी प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी। तो उसने रेप अटेम्प्ट की मेरे ऊपर। और मेरे जो दूसरे मामा जो हयात हैं, उनका तो इंतकाल हो गया था। मेरे एक्स हस्बैंड के डैडी का उनको मैंने कभी देखा नहीं, जो मेरे बड़े मामा हैं। तो उनकी मामी को भी, मेरी मामी को भी देखा नहीं। तो जो हयात है मामा, उनके बेटे ने मुझे बचाया। और जब मम्मी आई तो हम भाग के गए। मैंने कहा कि इन्होंने इस तरीके से मेरे कपड़े खींचे और ये सब बातें हुई। तो मम्मी ने उनको बहुत मारा, बहुत मारा। और फिर उसने इस तरीके से कहा कि मेरा और इसका जो भी ताल्लुकात तो ऑलरेडी रह चुका है। ये बात तब की है जब आपकी उम्र 12 साल थी, और सन उन्नीस सौ 12 साल की छियानवे थी मैं। जी। और और 1996 आप में। और आपके अब्बू के इंतकाल के 2 साल बाद, यानी हाजी मस्तान मिर्जा साहब के इंतकाल 94 में हुआ। 96 में आपके साथ ये अटेम्प्ट टू रेप हुआ, और आपके सगे ममेरे भाई ने किया था। जी। और और फिर हाँ। उनकी पिटाई आपकी माँ ने की। जी। तब उन्होंने क्या तो कहा था, वो अल्फाज जरा दोहराएं। उन्होंने कहा कि मेरा ऑलरेडी इसके साथ बहुत बार फिजिकल हम हो चुके हैं, और हमारा बहुत हम बिस्तर हो गए हैं, हमारा रिलेशन रह चुका है। क्योंकि हम बच्चे हैं, हमें पता नहीं वो क्या बात कर रहा है। मेरे लिए तो वो सब बातें नहीं थी कि क्या, वो भी बहुत गंदे तरीके से कहा था। मैं ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी। और मैं खामोशी से देख रही हूँ कि ये बोल क्या रहा है। मम्मी पलटी, मुझे मान होती थप्पड़। मैंने कहा कि मुझे क्यों मारे। मैंने कहा नहीं, इसने मेरे कपड़े खींचे। मेरे दिमाग में वो चला कपड़े खींचने की बात चल रही है। नहीं, बैड टच इसने किया, ये बोल रही है। तो मेरी आंटी ने कहा कि देखो सोना, अब तो निकाह करना पड़ेगा, क्योंकि माँ सब दुनिया बोली, सूसू करेगी कि मस्तान साहब देखो
कि बेटी क्या कर रही है, क्योंकि अब मस्तान साहब की बेटी क्या रही, मुझे पता नहीं मस्तान साहब क्या हुई, अब्बा का नाम खराब होगा ऐसे, तो मैं सुन रही हूँ और मुझे पता ही नहीं क्या किस लिए बोल रहे हैं मस्तान साहब की बेटी क्या कर रही है, मैं चुपचाप खामोशी से देख रही हूँ मम्मी को। हसीन जी, आपकी अम्मी का नाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शॉर्ट में निकनेम जो था, प्यार से लाड से कहते थे, मस्तान साहब सोना कहते थे। पूरा नाम एक जी, बार बताएं, उनका मुस्लिम नाम क्या था? बहुत लंबा उन, चौड़ा नाम उनका मुझे नाम याद। उनका नाम शहनशाह बेगम है। शहनशाह बेगम हसन निजामी, शहनशाह हसन निजामी, क्योंकि अब उनके अब्बा मेरे नाना का नाम हसन निजामी था, तो शहनशाह हसन निजामी। तो लोग आजकल उनको शाहजहां कह रहे हैं, गूगल पे भी मैंने देखा, मैंने कहा शाहजहां नहीं है, उनके डेथ सर्टिफिकेट में निकाहनामा में, और मेरी मम्मी है, मैंने कहा मेरी माँ का नाम तो मत बदलिए, उनका नाम शहनशाह बेगम है। और सोना उनके मम्मी डैडी कहते थे, और बेबी शोभा उनका इंडस्ट्री का नाम था, क्योंकि वो चाइल्ड आर्टिस्ट थी, तो बेबी शोभा कहते थे। लेकिन आपके अब्बा जब इंतकाल कर गए, पर्दा कर गए, हो गया उनका, हाजी मस्तान मिर्जा अपनी बेगम को यानी आपकी माँ को लाड से सोना कहते थे, प्यार से। सोना ही कहते थे, क्योंकि ये सोना मेरे अब्बा ने उनका नाम रखा बिकॉज ऑफ द गोल्ड, कि ये वो ऐसा सोना तो है, और नहीं है कि एक्चुअली वो इसके पीछे हसीन मस्तान ऐसा तो नहीं था कि वो गोल्ड के बहुत बड़े स्मगलर थे? उनका बिजनेस था इंटरनेशनल, कोई दुनिया में टिका नहीं। जब तक हाजी मस्तान की सांस में सांस रही, तब तक गोल्ड के धंधे में कोई खड़ा नहीं हो पाया। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, दुबई एंड सऊदी एवरीवेयर। हम्म। सब जगह। तो इसलिए सोना रखा उन्होंने बेगम का नाम, मैं जहां जी तक समझ जी पा रहे हैं हम दोनों। जी जी जी, सोना चलिए, पापा ने नाम रखा था। वो और वाक्या फिर 12 साल की बच्ची के साथ वो वाक्या हुआ। आपको झूठे तरीके से कहा गया कि आपके साथ हम बिस्तरी आपका मामू का जो भाई है मेरा, वो कर रहा है। लेकिन सच ये था कि वो ऐसा नहीं था। कैसे हो सकता है, एक बच्चा 12 साल का बच्चा ये सब कैसे करेगा। और फिर मम्मी को मैंने जब कहा तो मम्मी, क्योंकि मैं छोटी बच्ची हूँ, मेरी आंटी उनके सर पे खड़ी है, मेरे मामा का लड़का उनके सर पे खड़ा है कि नहीं ऐसा हुआ है, निकाह करना होगा। तो मैंने कहा मैं अपने अब्बा के पास चले जाऊंगी, और मैं अपने घर से भाग मैं अपना अब्बा के पास चले जाऊंगी। तो इन्होंने क्या कहा कि जब मुझे मेरी आंटी ने कहा क्या अब्बा के पास, मैंने बाबा कहा, तो क्योंकि बाबा कहते थे के पास चले जाऊंगी, हम सब बाबा कहते थे उन्हें, तो हमने कहा बाबा के पास चले जाऊंगी मैं, अब उनको बोलूंगी कि आप क्या कर रहे हो, मम्मी से कहा। तो मेरी आंटी ने कहा बाबा के पास, मम्मी रोने लग गई जब मैंने बात कही। तो मैंने कहा ये क्यों रो रही है, तो मेरी आंटी ने कहा कि बाबा तो मस्तान साहब तो मर गए, अब किसके पास जाओगी। मुझे तब पता चला कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, मुझे पता ही नहीं था कि उनका इंतकाल हो गया है, मुझे बताया ही नहीं किसी ने। मुझे कहा लंदन में है, तो जब लंदन की बात हुई तो मुझे लगा शायद अब्बा मुझे बुला रहे हैं लंदन। मुझे पता ही नहीं था कि उनका इंतकाल हो गया है, और मुझे तब पता चला कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है। हाजी मस्तान मिर्जा आपके अब्बू की डेथ हो गई, पर्दा कर गए 94 में, और आपको जब तक आपके साथ ये वाकया हुआ 96 तक, आपको पता ही नहीं है कि आपके अब्बू मुझे पर्दा कर बताया ही गए? नहीं, मुझे मम्मी ने बताया ही नहीं मुझे। लेकिन मैं मम्मी की बात समझ सकती हूँ, उन्हें ऐसा लगा होगा कि मैं अपने डैडी के बहुत क्लोज थी, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा होगा ये सही टाइम नहीं है मुझे बताना, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बहाना बना देती थी कि वो लंदन में है, ये यहाँ है वहां है, ये बातें होती थी। तो मैंने कभी तो अभी बच्चा तो ठीक है होंगे, लेकिन याद तो आती थी अब्बा को बुलाओ अब्बा को बुलाओ, फोन पे तो बात कर लें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं चलिए, आएंगे आएंगे, तो ये वाकया तब हुआ, तब पता चला मुझे जब ये बात पता चली। तो मैं तो घर से भाग गई, मैंने कहा अब तो मेरे कोई बचा भी नहीं है। तो मैं अपनी फ्रेंड क्या गई थी, और वहां पे कुछ लोग थे, उन्होंने मिलकर मेरी दोस्त को ढूंढा, लेकिन वो मिले नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि गुजराती फैमिली से कि आप लोग इनको इनको यहाँ रखिए, क्योंकि हमारे मम्मी डैडी दिल्ली के थे, वहाँ दिल्ली गए हुए हैं, तो आप इनको यहाँ रखिए। तो वो गुजराती मुस्लिम फैमिली ने मुझे रात में रहने के लिए घर दिया, और सेकेंड डे मैं वापस से अपने घर आ गई। मम्मी मुझे देखी और चीख के रोने लग गई कि तुम ये कहाँ चली गई थी, और पहले मैंने टेलीफोन बूथ से फोन किया था मेरे एक्स हस्बैंड को कि मम्मी को फोन दो, मम्मी से बात करना है। तो मम्मी तो नहीं है, तो उसने बोला मम्मी तुम्हें ढूंढने गई है, तुम कहाँ हो। तो अंधेरी स्टेशन से मैंने फोन किया था, तो उसने कहा घर पे आओ, तुम कहाँ हो। मैंने कहा मैं यहाँ खड़ी भी हूँ। तो मैं उसको भाईजान ही बोल रही थी ना, मैंने कहा भाईजान आप मुझे छूना मत, मेरे कपड़े मत खींचना, मुझे पढ़ना है, मेरी शादी मत करना, मुझे पढ़ना है, मुझे पता नहीं शादी के बाद क्या होता है। तो मैंने कहा मुझे नहीं नहीं तू कहाँ है बता बता, और फिर मुझे लेने आया वैसे रिक्शे में, और फिर हम बंगले पे गए। और फिर मम्मी ने देखा मुझे, रोने लग गई कि तू इसके साथ, मैंने कहा मैंने फोन किया था। तो फिर उसने बोला तू क्या कर रहा था, तो उसने कहा इसने फोन करके बुलाया। एंड देन मैं यहाँ पर आई अपने बंगले पे। मम्मी ने फिर बहुत रोना धोना किया, और फिर उसके बाद मम्मी को मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। मम्मी ने बोला हाँ नहीं कराएंगे। 1 महीना गुजर गया,
उसके बाद कुछ लोग थे जो हमारे बंगले पे, उनके पहचान वाले आए कि कहाँ चली गई थी तुम। मैंने कहा मैं शादी करवा रहे थे इसलिए मैं भाग गई थी। तो उन्होंने, मेरी आंटी रोने लग गई कि झूठ बोल रही है, ऐसा हो गया। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं शादी करवाए थे। मम्मी तो उनमें चली गई, बात ही नहीं करती थी। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद मेरा जबरन निकाह किया गया। मम्मी तो, मेरा एडमिशन कहीं यहाँ पे ही बॉम्बे में करा दिया गया था क्योंकि मैं हॉस्टल में थी। वहां से निकाल के लंदन जाना था, वो कैंसिल कर दिया, यहीं पे मेरा एडमिशन करने की बात थी। मैं स्कूल जाने लगी तो कहने लगी मेरी आंटी, अरे इसको स्कूल मत भेजो, इसने ऐसी ऐसी हरकतें कर ली हैं अभी तो। मैं देख रही हूँ मम्मी का ऐसा फेस देख रही हूँ। तो मम्मी ने कहा कि अब तो शादी कराना पड़ेगी बेटा, शादी तो करना पड़ेगी। तो मैंने कहा मेरी पढ़ाई गई अभी, मुझे पता ही नहीं कि शादी के बाद क्या होता है। उस शादी में मेरी मम्मी ने, शादी में तो अटेंड ही नहीं किया, वो रूम में बैठी हुई थी खामोशी से, वो आई नहीं बाहर। मैं रो रही थी बस, मैं क्या करूं। तो काजी ने मुझसे कहा कि आपकी उम्र क्या है बेटा। मैंने कहा अंकल 12। तो उसने बुलाया कि ये तो 12 साल की, निकाह जायज नहीं है, हम नहीं करा सकते। अरे ये 19 साल की है, ये झूठ बोल रही है, ये 19 साल की है। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं 12 साल की हूँ। तो वो काजी को झूठ बोला, और काजी ने बोला आप कबूल है, मत बोलना, आपको निकाह नहीं करना है। तो मैंने बोला नहीं है कबूल। काजी ने बोला बच्ची को कबूल ही नहीं है। तो मेरी आंटी ने कहा ऐसे कैसे आप कह रहे हैं, ये लफड़े हो गए, इतनी चीजें हो गई हैं, आप कैसे मना कर रहे हैं। तो मैं, काजी देख रहे हैं मेरी आंटी को क्या बोल रही है, बोलते हैं आपको पता नहीं है इसने क्या क्या लफड़ा किया, आपको मालूम नहीं। मैं खामोशी से देख रही हूँ, मैं, इतने बच्चा क्या ही बात करेगा। हाँ ना अंकल, ओके अंकल, बस ये। अब वो जबरन शादी हुई। वो जो मेरे एक्स हस्बैंड है नासिर शेख, उसकी बहन थी, उसकी बहन का आदमी था, छोटा का बेटा था, काजी था, मौलाना थे। और ये जो मेरे हयात है मामा, उनके बेटे जिसने मुझे बचाया था, वो थे मेरी आंटी। मम्मी रूम में थी और मेरे एक्स हस्बैंड। अब वो शादी आंटी तो से हो गई। मतलब? आंटी से मतलब? मेरी मम्मी की बड़ी बहन, आपकी जो मेरी गार्जियन थी। खाला? आपकी खाला? खाला, खाला। और वो मेरी गार्जियन थी, उनका उनका ड्यूटी था मुझे हॉस्टल से छोड़ना, हॉस्टल से लेके आना। अब अब जो आपकी खाला थी ये उन्हीं का बेटा था जो आपका शौहर बना? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे मामा के बेटे थे, वो मामा के उनके बेटे थे, भाई के। ठीक है। जी जी। ठीक है। तो चलिए। उन्होंने फिर शादी तो हो गई, लेकिन फिर जिस कमरे में मेरे पापा का जो रूम था, उसमें उन्होंने मुझे, जब ये रेप अटेम्प्ट किया, और मुझे पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। मम्मी तो चली गई थी बंगले से, मम्मी निकल गई थी। तो ये आदमी ने जो उस रात को मेरे, मैं वो जिंदगी में नहीं भूल सकती हूँ। मैं आज बहुत खुलकर मैंने एक जगह पर ये बात की है, लेकिन मैं अभी, ये वक्त आ गया कि मुझे खुल के कहना पड़ेगा। अब छुपा सकती हूँ कितनी सारी बातें, जैसे मैंने नहीं बताया कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था और मुझे नहीं मालूम था। क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि धीरे धीरे आप खुलते हो, आप एकदम से नहीं खुलते हो, क्योंकि इतना मुझे, मैं उस मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ। लेकिन अब मैं बोलना चाहूंगी जी। तीन मस्तान मिर्जा, इस बात का ख्याल रखना कि जी आपके अब्बू से मिला हुआ शख्स आपके सामने बैठा हुआ है। बस इतनी इज्जत रख लेना। आज कोई फरेब और झूठ नहीं, खुदा का वास्ता है आपको। जी जी। फिर जिस रूम में मुझे, मेरे साथ ये हुआ हादसा, और मैं ठीक रही थी कि ये हो क्या रहा है, कि मेरे लिए तो बलात्कार ही था। चाहे आप बच्चे के साथ थप्पा लगा दिया निकाह का, वो भी इलीगल निकाह, उसमें 19 साल लिखकर एक बच्चे के साथ कर क्या रहे थे। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं 2 हफ्ते तक, मतलब ऐसा हो गया था, मेरी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। और फिर मुझे कैप्सूल्स, मैं डॉक्टर के पास भी लेके नहीं गए, और मुझे कुछ कैप्सूल्स लाके मेरी आंटी ने दिया, और वो तब जाके 2 हफ्ते बाद मेरी ब्लीडिंग रुकी। और उसके बाद मैं बच्चा कंसीव किया 12 साल की उम्र में ही। 1 1.5 महीने के बाद मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। सोचो मेरा ब्लीडिंग ऐसे हालत कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, उसमें मुझे प्रेग्नेंट भी किया। जब जैसे मैं ठीक हुई, उसने मुझे वापस से, सोचो क्या किया होगा, कि मैं वापस ठीक रही थी और मैं प्रेग्नेंट हो गई। और उसके 2 महीने के बाद जब मुझे चक्कर आया, मैं गिर गई, डॉक्टर के पास लेके गए, तब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और डॉक्टर ने पूछा ये प्रेग्नेंट कैसी है, तो बच्ची है। तो बताया गया कि हॉस्टल से प्रेग्नेंट होकर आई हूँ मैं। वहां भी झूठ बताया गया। ये किसके अल्फाज थे? मेरी आंटी के। और मेरे एक्स हस्बैंड भी खड़े हुए थे। तो मैंने बोला लेकिन शादी तो डॉक्टर ने बोला आपका कोई आदमी ने इस तरीके से, डॉक्टर ने समझाया। मैंने कहा इस आदमी ने किया। तो पहला आदमी किसने आपको छुआ, तो ये ऐसा हुआ आपके साथ, डॉक्टर समझा रही थी। मैंने कहा इसने छुआ। तो इसने क्या कहा, नहीं नहीं ये प्रेग्नेंट होके हॉस्टल से आई हैं तो हमें ये सब करना पड़ा, शादी करना पड़ी। मैंने कहा नहीं डॉक्टर। डॉक्टर ने बोला डिड एनीवन टच यू बिफोर हिम। मैंने कहा नो डॉक्टर, ही इज द ओनली वन, द फर्स्ट मैन हु टच मी। And I started telling her my problems, कि how he did it, how he pulled me and all this thing. पर डॉक्टर ने सपोर्ट नहीं किया मुझे, उन्होंने बस
दूसरी डॉक्टर सजेस्ट किया। चीन मस्तान मिर्जा, यहाँ एक सवाल आ रहा हम्म। है जहन में और आना भी चाहिए कि आपका 12 साल की उम्र में आपके मामू के बेटे के साथ निकाह हो गया जबरदस्ती, जबकि वो 24 साल के थे, आपके डबल उम्र के। एक और एपिसोड ये चार गया। बार, 4 बार तलाकशुदा थे। 4 बार तलाकशुदा थे, यानी 4 बीवियां वो पहले रख चुके थे, ठीक है। पांचवी आप बनी थी 12 साल की, जबकि वो 24 साल के थे। अम्मी की यहाँ तो मजबूरी थी आपकी, सोना की, ठीक है, हाजी मस्तान साहब की, बेगम की। लेकिन वो 3 महीने बाद जब आप प्रेग्नेंट हुए, ये 3 महीने आपकी अम्मी ने ऑब्जेक्शन किसको किया, कहाँ किया? किसी को ये नहीं, छोटा सा। मम्मी ने तो मुंह फेर लिया था। मैं अपनी मम्मी के लिए मर चुकी थी। मम्मी का था आज मरे कल मरे, शी इज डेड फॉर मी। तुमने ये हरकत की कैसे? तुम हम बिस्तर हुई कैसे? अरे मुझसे बात तो करती मेरी माँ, मैं समझाती। मेरी माँ ने मुझसे बात ही नहीं किया। उनका ये था कि तूने किया कैसे? ऐसा क्या गुस्सा है भाई? देखिए मैं समझ सकती हूँ कि उस जमाने की औरतें थी ऐसे, आज भी हैं। आप गांव खेड़े में जाइए और यहाँ भी यहाँ भी बॉम्बे में भी और हर कंट्री में मैंने देखा है कि औरतें का दिमाग वैसा ही रहता है। मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी समझती हूँ कि हम थोड़ा सा पहले नेगेटिव सोचते हैं, बाद में पॉजिटिव सोचते हैं।